स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने अभ्यास प्रश्न में आप सभी से पूछा था, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल कम एम्यूनिशन यानी MCA बार्ज का निर्माण पूरा हुआ। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपके विकल्प थे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एमटार टेक्नोलॉजीज, सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल हाल ही में मेसर्स सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ 8 मिसाइल कम एम्यूनिशन यानी MCA बार्ज के निर्माण का अनुबंध संपन्न हुआ। इस श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM-7 यार्ड 75 INS तुंडीर मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस बार्ज को भारतीय शिपिंग रजिस्टर यानी IRS के वर्गीकरण नियमों के तहत 30 साल के सेवा जीवन के साथ बनाया गया है। MCA बार्ज के शामिल होने से भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए सामान, गोला बारूद के परिवहन, आरोहण और उतरने की सुविधा प्रदान करके भारतीय नौसेना की परिचालन प्रतिबद्धताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए विकल्प सी सही है। तो ये रहा अभ्यास प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ इसका उत्तर। और आइए देखते हैं आज के एपिसोड का पहला प्रश्न क्या बनाया गया है। सवाल है, IEA ऑयल 2023-2028 तक आपूर्ति और मांग की गतिशीलता रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल यानी PPAC द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पता चलता है कि मौजूदा निवेश स्तर 2028 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह वैश्विक तेल मांग वृद्धि में मंदी का संकेत देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सभी तीन। दरअसल अभी हाल ही में IEA ऑयल 2023-2028 तक विश्लेषण और पूर्वानुमान मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट लॉन्च की गई। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल यानी PPAC ने दिल्ली में लॉन्च किया। इसलिए कथन एक सही है। इसके मुताबिक भारत की ऊर्जा मांग अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ते हुए सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। IEA का सुझाव है कि मौजूदा निवेश स्तर 2028 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन शुद्ध शून्य उत्सर्जन दुनिया की आवश्यकताओं से अधिक है। इसलिए कथन दो सही है। यह रिपोर्ट वैश्विक तेल मांग वृद्धि में मंदी का संकेत देती है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने से प्रेरित है। इसलिए कथन तीन सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्रालय या फिर सबसे अंत में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बंदरगाह, जहाज और जल मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन यानी जिम्स 2023 के पूर्वालोकन समारोह का शुभारंभ किया। बता दें कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन यानी जिम्स 2023 अवसरों का पता लगाने, चुनौतियों को समझने और भारत के समुद्री क्षेत्र के भीतर निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाने के लिए एक प्रमुख आयोजन है। समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका आयोजन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसलिए विकल्प सी सही है। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य व्यापार में सहयोग बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ साथ नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की है? आपके विकल्प है पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर सबसे अंत में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दरअसल हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत दाल ब्रांड से 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है।
वहीं यह कीमत 30 किलो पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलो रहेगी। दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नफेड के खुदरा आउटलेट इस चना दाल को बेच रहे हैं। बता दें कि भारतीय दाल की शुरुआत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। चना दाल की मिलिंग और पैकेजिंग राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नफेड द्वारा दिल्ली एनसीआर में अपने खुदरा दुकानों के माध्यम से की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा टीकाकरण कवरेज अनुमान 2022 जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं WHO और वैश्विक स्वास्थ्य परिषद, यूनिसेफ और यूएनएड्स, WHO और यूनिसेफ, WHO और गावी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी WHO और यूनिसेफ। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज 2022 का अनुमान जारी किया गया। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने जारी किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके मुताबिक भारत में DPT-3 यानी डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टिटनस टीकों की तीसरी खुराक के लिए कवरेज दर 2022 में बढ़कर 93% हो गई। इससे पता चला कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में DPT-3 के लिए कवरेज दर महामारी पूर्व स्तर 91% तक पहुंच गई है, जो 2021 में दर्ज 82% से तेज वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में खसरे के टीके के कवरेज में भी 6% का सुधार देखा गया, जो 2021 में 86% से बढ़कर 2022 में 92% हो गया। अगला सवाल है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी स्केप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएस भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी का हिस्सा है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत 5 तकनीकी स्तंभों पर सहयोग करने पर सहमत हुए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों। बीते दिनों नई दिल्ली में भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और अमेरिकी ऊर्जा सचिव के बीच यूएस भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी स्केप के मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। स्केप को वर्ष 2021 में आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में दोनों देशों द्वारा घोषित यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने एवं तेज करने और हार्ड टू डीकार्बोनाइज क्षेत्रों के लिए समाधान खोजने पर अधिक जोर देता है। स्केप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत 5 स्तंभों पर सहयोग करने पर सहमत हुए, इसलिए कथन 2 सही है। इन 5 स्तंभों में शामिल है बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, जिम्मेदार तेल और गैस, सतत विकास और उभरते ईंधन। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यह एक गुफा है जो बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध को चिन्हित करते हुए एक कथात्मक भित्ति चित्र प्रस्तुत करती है। दोनों आकृतियां युद्ध के मैदान में गदा लिए खड़ी हैं। इनके चेहरे पर भयंकर दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र में सुग्रीव के पीछे राम बाली पर तीर चला रहे हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद किस साइट के संबंध में बात करता है? विकल्प है रुद्रगिरी पहाड़ी, गुंटूर, भीमबेटका शैलाश्रय, आदमगढ़ पहाड़ियां या फिर कुपगल पेट्रोग्लिफ्स। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रुद्रगिरी पहाड़ी, गुंटूर। दरअसल हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित रुद्रगिरी पहाड़ी पर ऐतिहासिक पुरातात्विक स्मारकों की खोज की गई है। इसमें 1300 ईस्वी के काकतीय भित्ति चित्र और प्रागैतिहासिक मेसोलिथिक युग की कलाकृतियां शामिल हैं। इस साइट पर मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृतियों का एक आकर्षक संयोजन देखने को मिला है। रुद्रगिरी पहाड़ी पर एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय में बनाए गए काकतीय युग के अद्वितीय रामायण भित्ति चित्र में वानर भाइयों बाली और सुग्रीव को युद्ध लड़ते हुए दर्शाया गया है। दोनों आकृतियां युद्ध के मैदान में गदा लिए खड़ी हैं। इनके चेहरे पर भयंकर दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र में सुग्रीव के पीछे राम बाली पर तीर चला रहे हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, चाचिन ग्राजिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास
तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में स्थानीय चरवाहों की सहायता के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में प्रचलित चिकित्सा सुविधाओं के बिना दूर दराज के स्थानों में रहते थे। बुमला दर्रे के निकट चाचिन और अन्य पारंपरिक चारागाह क्षेत्रों ने ऐतिहासिक रूप में स्थानीय मोनपा जीवन शैली की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया है, जो काफी हद तक खानाबदोश चरवाहे पर निर्भर है। तवांग क्षेत्र के आसपास के पारंपरिक चारागाह स्थानीय आजीविका के समकालीन स्रोत और मोनपा ऐतिहासिक विरासत के रूप में महत्व रखते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कार्यकारी निकाय है। यह केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों का प्रबंधन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय आवंटित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। घड़ियाल की IUCN स्थिति क्या है? विकल्प है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दरअसल हाल ही में फिनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी ने मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से घड़ियाल और मगरमच्छ आयात करने की अनुमति का अनुरोध किया है। बता दें कि घड़ियाल एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ हैं जो अपने लंबे और पतले थूथनों यानी स्नाउट द्वारा पहचाने जाते हैं। यह अपनी थूथन और एक समान दांतों की पंक्तियों से कुशलतापूर्वक मछली का शिकार करता है। यह गहरी तेज बहने वाली नदियों को पसंद करता है। हालांकि वयस्क घड़ियाल को झील और नदी के मोड़ के साथ संगम पर गहरे गड्ढों के जलीय वातावरण में भी देखा जा सकता है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। FI फॉर इंडिया 2.0 किसकी संयुक्त पहल है? गोवी और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और गोवी, स्किल इंडिया और न्यूटन, या फिर स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया? हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और जवाब का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।